हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मोहित सर। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति की और अपन ने मैक्सवेल की चारों समीकरणों को व्युत्पन्न करने का तरीका देख लिया था, ठीक है ना। और लास्ट में लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो मैक्सवेल की चारों समीकरणों को व्युत्पन्न करने के लिए जो चार समीकरण अपन काम में लेने वाले हैं, उन चार समीकरणों को लिखने की एक ट्रिक क्या हो सकती है, उस ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो फिर से अपन देखते हैं एक बार वो ट्रिक है क्या वास्तव में। मैंने वहां बताया था तुम्हें दो लाइंस याद रखनी, तुम्हें स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी और फॉलो गाइडलाइन यूजफुल एंड, ठीक है। तो मैंने बताया था हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर तुम्हें लेना है, एस पी, ऑन को हटाना है, टी और वी। इसी तरह से एफ जी यू और एच, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है तुम्हें स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, फर्स्ट लेटर इनके एस पी टी और वी, और उसके बाद एफ जी यू और एच लिखना है इस तरह से। पहले यहां से स्टार्ट करोगे एफ, फिर यहाँ जी लिखोगे, फिर यहाँ आओगे यू लिखोगे और इधर जाओगे तो एच लिखोगे, ठीक है। इतना बता दिया था। फिर अगर तुम्हें क्या है कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए अपन ने काम में क्या लिया था, डी यू काम में लिया था। डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है ना। इसी से मैक्सवेल की प्रथम समीकरण व्युत्पन्न की थी। एक बार एस को कांस्टेंट किया था, एक बार इसको कांस्टेंट किया था वी को। तो देखो डी यू कैसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट इस ट्रिक की सहायता से। यू है, इस यू के साथ में तुम क्या लगा दोगे, डी। इसके ऊपर भी क्या लगा दोगे, डी। उसके नीचे भी क्या लगा दोगे, तुम डी लगा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, इस ds का गुणा किससे करना है, इस t से, और इस dv का गुणा किससे करना है, तुम्हें p से करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी सिंगल s और सिंगल p आ जाएंगे वहां उसके साथ तुम्हें क्या लगाना है, एक नेगेटिव साइन भी लगाना है, ठीक है। तो देखो t का गुणा किससे किया, ds से, तो क्या लिख दिया tds। अब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ s नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, ds आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगेगा यहाँ पे। फिर p का गुणा किससे करना है, dv से। ये कर दिया p का गुणा dv से, और p यहाँ पे सिंगल आ रहा है इसलिए p के साथ में क्या लगाया है, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये तो du लिखने का तरीका देख लिया। अब इसी तरह से देखो आगे df कैसे लिख सकते हैं, तो f के साथ में क्या लगा दोगे, d। इसके लेफ्ट हैंड साइड में d लगाओगे, इसके राइट हैंड साइड में भी क्या लगा दोगे, d। फिर क्या करना है, इस dv का गुणा किससे करोगे, p से। df बराबर p इंटू dv, लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। p का गुणा dv से कर दिया, s का गुणा किससे करोगे, dt से। यहां भी s के साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो क्या लिखोगे, s इंटू dt, ठीक है। तो df बराबर माइनस पी dv माइनस एस dt। इसकी सहायता से अपन ने जो है मैक्सवेल की दूसरी समीकरण व्युत्पन्न की थी, ठीक है ना। इस तरह से देखो थर्ड क्या लिख सकते हो, देखो dg लिखना है अगर, तो क्या करोगे, d यहां लगाओगे, इसके ऊपर भी d लगाओगे, इसके नीचे भी d लगाओगे, ठीक है ना। फिर s का गुणा किससे करोगे, dt से, तो कितना आएगा, dg बराबर माइनस एस dt। s का गुणा किससे किया, dt से, लेकिन s के साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। और dp का गुणा किससे करोगे, b से। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p नहीं लिख रहे, बल्कि क्या लिख रहे हैं अपन, dp लिख रहे हैं। तो क्या आएगा, प्लस का v dt, ठीक है। तो ये थर्ड समीकरण अपन ने, ये फोर्थ समीकरण व्युत्पन्न की थी अपन ने मैक्सवेल की, dg बराबर माइनस एस dt प्लस v dt से। फिर इसी तरह से देखो आगे, यहां से d हटाओ, अब क्या लिखना है, h के साथ क्या आएगा, d। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी d लगाओ, राइट हैंड साइड में भी d लगाओ। फिर कैसे लिखोगे, dh बराबर v का गुणा किससे करोगे, dp से, v dp, और t का गुणा किससे करोगे, ds से, प्लस का t ds, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार समीकरण है, इन्हीं की सहायता से अपन ने मैक्सवेल की चार समीकरण वो क्या किया था, व्युत्पन्न किया था। तो इस ट्रिक की सहायता से भी क्या कर सकते हो, तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। लिखो इसे,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे अपने बात करेंगे मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग की। जो चारों मैक्सवेल की समीकरणें पढ़ी है, इनके अनुप्रयोग देखने हैं आपको। तो देखो हेडिंग डालो, मैक्सवेल समीकरणों, मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग, मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर कोई ना कोई अनुप्रयोग पूछ लेता है कभी भी। 3 अनुप्रयोग हैं, कोई सा भी अनुप्रयोग पूछ लेता है, या तो छोटे क्वेश्चंस में पूछ लेता है या बड़े क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है इसका वो है क्लासियस, क्लासियस क्लैपिरॉन, क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण, क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण, ठीक है। तो देखो क्या होती है क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण, किस तरह से इस क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण को अपन निकाल सकते हैं मैक्सवेल के समीकरण की सहायता से, ठीक है ना। तो इस समीकरण को निकालने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण का। और मैक्सवेल की दूसरी समीकरण लिखने की ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, किस तरह से लिख सकते हो। उसमें तुम्हें क्या लिखना है, टीवीएस लिखना है उल्टे ऑर्डर में। यहां से स्टार्ट करोगे, एस टी, पहले यहां लिखोगे टी, फिर क्या यहाँ क्या लिखोगे बी, और यहाँ क्या लिखोगे एस। टीवीएस लिखना है उल्टे ऑर्डर में, ठीक है ना। और टीवीएस लिख दिया, चौथा चर कौन सा बच गया पी, तो यहाँ क्या लिख दोगे डेल पी बटे टी, बाहर लिखा है तो टी को अंदर लिखोगे, यहाँ बी अंदर लिखा हुआ है तो बी को क्या लिखोगे बाहर। तो ये कौन सी समीकरण है, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण है। इसी की सहायता से क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण। तो लिख लो यहाँ पे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण के अनुसार, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण के अनुसार, ठीक है ना। फिर देखो आगे, अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में कैपिटल टी से गुणा कर रहा हूं, दोनों पक्षों में कैपिटल टी से गुणा करने पर कैपिटल टी डेल एस बट्टे डेल वी, टी कांस्टेंट बराबर कैपिटल टी डेल पी बट्टे डेल टी, वी कांस्टेंट। दोनों पक्षों में क्या किया है, ताप कैपिटल टी से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा था एंट्रोपी में, क्या देखा था कि डेल एस बराबर किसके होता है, डेल क्यू बट्टे टी के, या टी डेल एस क्या लिख सकते हो, डेल क्यू। टी डेल एस के लिए कितना लिख सकते हो, डेल क्यू। तो देखो टी इंटू डेल एस है, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू बट्टे डेल वी कांस्टेंट टी बराबर टी डेल पी बट्टे डेल टी कांस्टेंट वी, ठीक है। इतना ये एंट्रोपी में परिभाषा में अपन ने देखा था, डेल एस इसके बराबर होता है डेल क्यू बट्टे टी के, वहीं से लिखा है टी डेल एस की जगह पर डेल क्यू, ठीक है ना। अब देखो, अब ये वाला जो पद है वो क्या बता रहा है, देखो ये जो पद है वो नियत ताप पर निकाय के प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। और वो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो होती है उसे अपन बोलते हैं निकाय की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाली जो टर्म है डेल क्यू बट्टे डेल वी कांस्टेंट टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल बट्टे V2 माइनस V1। अर्थात अगर निकाय को नियत ताप T पर गर्म करने से अगर वो L गुप्त ऊष्मा का अवशोषण करके आयतन V1 से V2 में चला जाता है, या उसका आयतन V1 से बदलकर कितना हो जाता है V2, तब क्या लिख सकते हैं अपन, डेल क्यू बट्टे डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर L अपॉन V2 माइनस V1। अर्थात प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसके स्थान पर क्या लिखना है तुम्हें, L अपॉन V2 माइनस V1। ये L क्या है, L है गुप्त ऊष्मा,
एल क्या है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? यहां लिखना है तुम्हें सबसे पहले इधर, इसके बाद में लिखना है, देखो यहां डेल क्यू बट्टे डेल वी कांस्टेंट टी, यहां डेल क्यू बट्टे डेल वी कांस्टेंट टी, नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए, नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा है। निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा है। निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा है, जिसे गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल कहते हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल कहते हैं। अर्थात नियत ताप कैपिटल टी पर, नियत ताप कैपिटल टी पर गुप्त ऊष्मा एल देने पर, नियत ताप कैपिटल टी पर गुप्त ऊष्मा एल देने पर आयतन V1 से V2 हो जाता है, तो आयतन V1 से V2 हो जाता है, तो आयतन V1 से V2 हो जाता है, तब लिखो डेल क्यू बट्टे डेल वी कांस्टेंट टी बराबर एल अपॉन V2 माइनस V1। डेल क्यू बट्टे डेल टी कांस्टेंट V बराबर एल अपॉन V2 माइनस V1। तो देखो फिर ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा? एल अपॉन V2 माइनस V1 बराबर टी डेल P बट्टे डेल टी कांस्टेंट V, या डेल P बट्टे डेल टी बराबर, इस टी का नीचे गुणा कर दो V2 माइनस V1 के साथ, कितना आएगा? एल अपॉन टी V2 माइनस V1, एल अपॉन टी V2 माइनस V1। ठीक है ना? यह है क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण को प्रदर्शित करती है। यह क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो ये क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण जो है, इसके अपन को दो केस पढ़ने हैं। दो केस क्या है? एक बार तो ये देखेंगे कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक के ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, और एक बार ये देखेंगे कि गलनांक के ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इस समीकरण की सहायता से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो केस फर्स्ट करके लिखो। केस फर्स्ट लिखो, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, देखो क्या प्रभाव पड़ेगा दाब का क्वथनांक पर।
मैं मान लेता हूं अपने पास कोई द्रव है और उस द्रव का प्रारंभिक अवस्था में आयतन कितना है, V1 है, और इस द्रव को क्वथनांक T पर गर्म करते हैं अपन। इस द्रव को क्या करते हैं, इसके क्वथनांक T पर गर्म करते हैं। तो क्वथनांक T पर गर्म करने से ये जो द्रव है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था के अंदर। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था के अंदर। और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के बाद मैं मान लेता हूँ इसका आयतन कितना हो जाता है, V1 से बदलकर कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। ठीक है ना। तो कोई भी द्रव है उसको क्वथनांक T पर गर्म किया, द्रव से बदल के क्या हुआ, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया और उसका आयतन जो था वो प्रारंभिक आयतन V1 से बदलकर कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब अपन जानते हैं कि द्रव अवस्था में जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम, और जब गैस अवस्था में आ जाएगा तो आयतन क्या गिरेगा, ज्यादा गिरेगा। ठीक है ना। इसका मतलब जो V2 है वो क्या है, V1 से बड़ा है। V2 जो आयतन है वो V1 की तुलना में क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। और ये बड़ा है तो फिर अगर V2 माइनस V1 बोलूं मैं, V2 बड़ा है V1 छोटा है, तो वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। V2 माइनस V1 का मान क्या आएगा, धनात्मक। तो अब देखो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण में ये जो V2 माइनस V1 है वो कैसा आएगी, धनात्मक राशि आएगी। और गुप्त ऊष्मा L और टेम्परेचर T ये दोनों कैसी हैं, ये तो पॉजिटिव राशियां हैं। L कैसी है, धनात्मक, और कैपिटल T टेम्परेचर भी कैसा है, धनात्मक है। ठीक है। और यहां से अपन ने देख लिया कि जो V2 माइनस V1 आ रहा है वो भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव राशि आ रही है। इसका मतलब L, T, V2 माइनस V1 ये तीनों राशियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। अब ये पूरी RHS धनात्मक है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, डेल P बटे डेल T, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूरी राशि कैसी आ रही है, धनात्मक। इसका धनात्मक आने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि करूं तो P में भी क्या होगी, वृद्धि, और अगर टेम्परेचर में क्या करूं, कमी, तो दाब में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी द्रव के अगर दाब में मैं वृद्धि करूं तो उस द्रव के क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर उसी द्रव के दाब में क्या करूं, मैं कमी करूं, तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी। तो ये अपन ने देख लिया क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है। लिखो, इसमें लिखो, लिखो, यदि किसी द्रव को क्वथनांक T पर, यदि किसी द्रव को क्वथनांक T पर गर्म किया जाता है, यदि किसी द्रव को क्वथनांक T पर गर्म किया जाता है तो वह द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो वह द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है, द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है। देखो, माना द्रव अवस्था में आयतन V1, व गैस अवस्था में आयतन V2 है। माना द्रव अवस्था में आयतन V1 व गैसीय अवस्था में आयतन V2 है, तब गुप्त ऊष्मा L, ताप T, गुप्त ऊष्मा L, ताप T व V2 माइनस V1, गुप्त ऊष्मा L, ताप T व V2 माइनस V1 तीनों धनात्मक होंगे। V2 माइनस V1 तीनों धनात्मक होंगे। अर्थात क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण का दायां पक्ष या RHS, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण का दायां पक्ष धनात्मक होगा, जिससे डेल P बटे डेल T भी धनात्मक होगा,
अर्थात दाब में वृद्धि से, अर्थात दाब में वृद्धि से, दाब में वृद्धि से द्रव के क्वथनांक में वृद्धि, दाब में वृद्धि से द्रव के क्वथनांक में वृद्धि व दाब में कमी से द्रव के क्वथनांक में कमी होगी, व दाब में कमी से द्रव के क्वथनांक में कमी होगी। ठीक है, तो ये देखा अपन ने क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब देखते हैं कि सेकंड गलनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो देखो, जिस तरह से क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखा है, बिल्कुल उसी तरह से क्या देखना है पर वो गलनांक पर दाब का प्रभाव कैसे देखेंगे। देखो, मैं मान लेता हूं अपने पास कोई ठोस है, ठीक है ना, और उस ठोस का प्रारंभिक अवस्था में आयतन कितना है, V1 है, और इस ठोस को अपन क्या करते हैं, इसके गलनांक T पर गर्म करते हैं। तो गलनांक T पर गर्म करने से ठोस किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और द्रव अवस्था में आने के बाद मैं मान लेता हूँ इसका आयतन कितना है, V2 है। V1 से आयतन बदल के कितना हो गया, इसका V2 हो गया। तब अपन देखते हैं कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और द्रव अवस्था में आने पर आयतन ज्यादा गिरता है वो। ठीक है ना, इसका मतलब V2 का मान क्या होगा, V1 की तुलना में अधिक होगा, और V2 V1 से अधिक होगा, तो V2 माइनस V1 कैसा आएगा, यहाँ पर भी धनात्मक। V2 माइनस V1 कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और L और T ये कैसी राशियां होंगी, ये तो धनात्मक ही होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अपन क्या देख सकते हैं कि जो L, T और V2 माइनस V1 है, ये तीनों राशियां कैसी है, धनात्मक है। और तीनों धनात्मक, इसका मतलब डेल P बटे डेल T भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी ठोस के दाब में वृद्धि करने से उसके गलनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, और दाब में कमी करने से गलनांक में क्या होगी, कमी होगी। बिल्कुल वही रिजल्ट मिल रहा है जो क्वथनांक के लिए मिला था, वो रिजल्ट किसके लिए मिलेगा, गलनांक के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने आप लिख सकते हो तुम, केवल तुम्हें क्या चेंज करना है, जहां क्वथनांक आ रहा था उसकी जगह पे क्या करना है, तुम्हें गलनांक करना है। ठीक है ना, और वहां पे द्रव और गैस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे किसकी बात करोगे, ठोस और द्रव की। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह लिखना है, अपने आप लिख लेना तुम इसे केस सेकंड को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अपन एक काम करो, इसके अंदर एक नोट और देखो, नोट, ये नोट क्या है, देखो अभी तो अपन ने ये देखा है कि ठोस पदार्थों के लिए ठोस को T ताप पर गर्म करने पर जब वो द्रवस्था में बदलता है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें ये पता लग रहा है कि जो है दाब में वृद्धि करने से गलनांक में क्या होगी, वृद्धि, और दाब में कमी करने से गलनांक में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन इसके एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, बर्फ। अपवाद क्या है, बर्फ और पानी, बर्फ और पानी। कैसे अपवाद, देखो जैसे तुमने तुम्हारे घर के फ्रीजर के अंदर ट्रे के अंदर पानी भर के और बर्फ जमाई होगी। ठीक है ना, तो तुमने देखा होगा कि जब ट्रे में पानी भर के तुम बर्फ जमाते हो, तो जितना तुम पानी उसके अंदर डालते हो ट्रे के अंदर, बर्फ जमने के बाद उससे कुछ ऊपरी सतह तक तुम्हें बर्फ जमी हुई मिलती है, उतनी पानी की, उसके कुछ ऊपरी सतह तक क्या मिलती है, तुम्हें बर्फ मिलती है। पानी की मात्रा तो उतनी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बर्फ जो है वो आयतन क्या घेर रहा है, ज्यादा, और पानी अवस्था में था तो आयतन क्या घेर रहा था, कम। तो बर्फ और पानी के केस में उल्टा है। कैसे उल्टा है कि जब ठोस अवस्था की बात करते हैं, आयतन कितना माना था, V1, और द्रव में बदल दिया था उसको, तो आयतन कितना हुआ था, V2। तो अपन बोलते थे V2 क्या होता था, V1 से ज्यादा होता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पानी जो है द्रव है, उसका आयतन कितना मान लेता हूँ, V2, और बर्फ जो है वो ठोस है, उसका आयतन क्या मान लेता हूँ, V1। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बर्फ जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा आयतन घेर रही है, तो V1 की वैल्यू V2 की तुलना में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी,
क्योंकि V1 बर्फ का आयतन है, बर्फ ज्यादा आयतन घेर रही है, पानी का आयतन कम है, तो V2 का मान क्या होगा, V1 से कम होगा, है ना। इसका मतलब V1 किससे बड़ा है, V2 से, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू इस बार क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव आएगी। V2 में से V1 घटाओगे तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा तो डेल P बटे डेल टी भी कैसा आएगा, फिर ऋणात्मक आएगा। और इसका ऋणात्मक आने का मतलब क्या है कि बर्फ के दाब में वृद्धि करोगे तो उसके गलनांक में क्या होगी, कमी होगी, और अगर दाब में क्या करोगे, कमी करोगे, तो गलनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है, इस केस सेकंड का एक अपवाद है। दाब में वृद्धि करने से गलनांक में कमी हो रही है, और दाब में कमी करने से गलनांक में क्या हो रही है, वृद्धि। तो नोट डाल के लिख लो इसे, नोट डाल के लिखो, लिखो बर्फ के पिघलने पर, बर्फ के पिघलने पर आयतन में कमी होती है, बर्फ के पिघलने पर आयतन में कमी होती है, अर्थात बर्फ के पिघलने पर आयतन में कमी होती है, अर्थात V2 माइनस V1 का मान, अर्थात V2 माइनस V1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, अर्थात V2 माइनस V1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, जिससे जिससे डेल P बट्टे डेल टी भी, जिससे डेल P बट्टे डेल टी भी ऋणात्मक होगा, जिससे डेल P बटे डेल टी भी ऋणात्मक होगा, अर्थात दाब में वृद्धि से बर्फ के गलनांक में कमी, अर्थात दाब में वृद्धि से बर्फ के गलनांक में कमी व दाब में कमी से बर्फ के गलनांक में वृद्धि होती है, व दाब में कमी से बर्फ के गलनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये इसका एक अपवाद था। तो ये तो बात हमने करी थी किसकी, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की, मैक्सवेल समीकरण का पहला अनुप्रयोग है, ठीक है ना। इसके बाद में दो अनुप्रयोग और बचते हैं। दूसरा अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे जूल थॉमसन प्रसरण, जूल थॉमसन प्रसरण, ये सेकंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जूल थॉमसन प्रसरण, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी के लेक्चर, बाकी की जो दोनों अपने पास अनुप्रयोग बचे हुए हैं, जूल थॉमसन प्रसरण और इसके बाद एक और अनुप्रयोग है, वो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।